अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, रवां हफ्ते का पहला इस्पेहाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देते हैं अजीजी अस्सलाम वालेकुम नायरीन और मेरे बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अस्सलाम वालेकुम जी। नायरीन, खबरों पर तबसरा आईएई करता ही रहता है, मगर आजकल खबरों में इतनी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है कि समझ नहीं आती बंदा किस खबर को हाथ डाले और किसको ना डाले। हाय 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 हाय, ऐसी सिचुएशन आईएई की नन्ही मुन्नी जिंदगी में पहली दफा आई है कि आईएई की दानिश भी आके इधर हाथ खड़े कर दी। यार बड़ी बड़ी डाडी खबर आ रही है मान से, मैं हैरान होता हूँ पाजनैल कि यार ये खबरें जो होती हैं ये तो बाकायदा किसी कौम को, किसी आवाम को अपना ज़हनी तौर पे मुतमईन करने के लिए बड़ी अहम होती है। ओए होए, या कंफ्यूज कर देती है सारी कौम को या फिर मुतमईन कर देती है। देखो ना, कम से कम अगर बुरी खबर हो तो ये होती है कि जनाब बम धमाके में सिर्फ 4 अफराद हलाक हुए हैं। अल्लाह माफ। जबकि तुम देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहां पे सबसे बड़ी बुरी खबर ये होती है कि एक बतख जो है वो तालाब में किसी किनारे में झाड़ी में फंसी हुई है और उसको रेस्क्यू करने की कोशिशें हो रही हैं। इसमें पूरी कौम अफसुर्दा हो रही होती है। हाँ जी हाँ जी। और दूसरी तरफ भी आप देखो ना, ये अपना गवर्नेंस के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, करप्शन के हवाले से भी रोज हमें कोई ना कोई डंडा बड़ा बड़ा सिर में बजता है ढम, और पिछली सारी जो दर्द है वो भूल जाती है। हाँ। नवा से आपा पड़ जाता है। असल प्रॉब्लम यह है कि पिछली सारी दर्द भूल जाती है। अगर हम पिछली दर्दें याद रखें तो अगले डंडे से शायद बच जाए। सर ये जो ढम किया था ये डंडा लगा था? और तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ड्रमर हूँ? बाजी साहब, आपके ढम का भी मजा आया, लेकिन ये थैले के सर में तो लगता है वो तंबू ठोकने वाला लकड़ का बड़ा थोड़ा मारा गया है। उस लकड़ के थोड़े को कहते हैं डबल दूश। डबल दूश तो तुमने बताया था कि तगड़े बंदे को कहते हैं। तो ये लकड़ का थोड़ा भी तगड़ा ही होता है। ये कौन सा सुरमा डालने के काम आता है? डबल दूस। लो भी पहले तुम्हें तो 9वीं क्लास में लगा था ना जबरदूस, लेकिन नाम का तुम्हें आज पता चला है। आज की खबर क्या है जी? पहली खबर है, वफाकी वजीर चौधरी आबिद शेर अली ने कहा है कि बल्दियाती इदारों को फाल कर दिया जाएगा, जल्द इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। वाह वाह वाह। लो जी, मेरा ख्याल है आबिद शेर अली साहब पूरे पाकिस्तान में वाहिद सियासतदान हैं जिनको बल्दियाती अदारों की फिक्र लाहक है। उन्होंने देखो आज कहा कि बल्दियाती अदारों को जल्दी फेल कर दिया जाए। नहीं, वो कह रहे हैं फाल कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने समझा फेल तो वह हो चुके हुए। असल में आबिद शेर अली साहब अब एक्सपर्ट हो गए हुए ना लोड शेडिंग के हवाले से, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने में, इसलिए उन्होंने इस हवाले से भी लगा दिया। फिर एक दफा उन्होंने कह दिया कि जल्द फाल कर दिया जाएगा। हालांकि वो बेचारे जितने भी जीते थे ना बल्दियाती नुमाइंदे, जब वो जीते थे तो उनको 2 3 4 5 दावतें मिली थी शादी ब्याह की और अफ्ताह करने की। अब तो वो पास से गुजर रहे हो तो भले के मुंडे छेड़ रहे होते हैं, इतने ही मेरी जाना दफ्तर कदों जाना ही। बल्कि कई मान चले तो ये भी कह देते हैं कि भाईजान दफ्तर नहीं जाना तो वो जो रोटी खा गए थे हमारी उसके पैसे ही दे छोड़े फिर। कई तो बेचारे इस दुनिया से भी रुखसत हो गए, वो वसीयत करके गए कि हमारी जगह हमारे बच्चों को हमारी सीट दे दी जाए। हाय हाय हाय। हमारे से जो उन्होंने बेचारों ने चिट्टी शलवारे कमी ये माया लगवा के रखी हुई थी ना, और काली वास्कटें सुवाई थी, वो अब सोच रहे हैं कि ये पहन के हम वकालत ही शुरू कर दें। इन सब ने लॉ भी किया हुआ है। चले फिर नहीं लॉ किया हुआ तो फिर बड़ी बड़ी पग्गें इनको ले दे सर पे रख के किसी होटल का दरवाजा ही खोलना शुरू कर। एक दफा ये कर जो हो गया तो फिर हर बंदे का एक्साइटमेंट तो बढ़ जाती है ना। जैसे ये वेस्ट इंडीज का गाना चल रहा है ना, ब्रावो इज द चैंपियन, मंडेला इज द चैंपियन, गेल इज द चैंपियन, ओबामा इज द चैंपियन। उन्होंने सारे जितने भी ब्लैकी थे ना सबको चैंपियन शो किया। गौरी उस दिन मेरे घर आके बेचारा बेल बजा के रोना शुरू हो गया। कहता जी साहब ये गाना बनाने वाले को सारे चैंपियन नजर आए हैं, मैं नहीं नजर आया। मैं भी तो देखे जरा रंग के मुताबिक चैंपियन ही। रोते रोते बेचारे ने ये भी किया है।
मैं फिर गौरी को साथ लेके थैले के घर गया। मैंने कहा बाहर निकलो डांस चैंपियन, ये रहा उस चैंपियन वाले गाने में मेरे भरा गौरी का भी नाम डालो। Michael is a champion. Lara is a champion. Hori is a champion. Thela is a champion. थैला भी बिच चैंपियन। उधर तो देखो गौरी को खुशी से दौरा पड़ गया। गौरी का नाम है। सो आबद शेर अली साहब, ये जो बल्दियाती अदारे हैं इनको फाल कर दे, तसल्लियां ना दे हमें। अब तो जो बल्दियाती नुमाइंदे बेचारे जीते थे ना, वो मुखालफों के बूहे खड़का खड़का के पूछ रहे हैं कि यार मैंने याद नहीं रहा तू जीतया है कि मैं जीतया। उनसे को पूछ लेना कि भाई जी आप कौन सी सीट जीते थे, वो कहते यार ये तो मैंने याद नहीं है, पिछलियां सर्दियां चोया सी लग। जैसे किसी जाहिल बंदे से पूछे ना तुम्हारा बड़ा लड़का कब पैदा हुआ था, वो कहता यार तारीख तो याद नहीं, खरबूजियां का मौसम से। अगला बंदा भी फिर गुस्से से कह देता ता ही मुंडा फिक्का निकला है। अच्छा जी, अगली खबर है। सिंध के वजीर तालीम निसार खोड़ू ने कहा है अगर स्कूलों में असातिज़ा नहीं पढ़ाते तो तालिब इल्म खुद किताबें पढ़ लिया करें। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, कैसा अच्छा बयान सीधा दिया। फार्मूला। हाँ जी हाँ जी, बयान से ही लग रहा है कि ये वजीर तालीम है। चाहे पंजाब का हो चाहे सिंध का हो, वजीर तालीम एक जैसा होता है। हाँ जी, वजीर तालीम जो है वो ऐसा ही होता है कि नवा फार्मूला पेश कर। देखो ना जरा सही कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाते हैं साथ तो ठीक है, तालिब इल्म खुद किताबें खोले। आहिस्ता आहिस्ता फिर वजीर सेहत भी क्या करेगा, डॉक्टर नहीं दवाइयां देते तो मरीज बीमार ही ना हो। और अगर फिर भी कोई बीमार हो जाता है तो अपना इलाज खुद करे। उसका एक फायदा ये भी होता है कि खुद अपने आप को टीका लगाएं तो ज्यादा दर्द नहीं होता। कोई और सुई चोपे तो बड़ी भीड़ होती है। अगर टैक्स ऑफिशियल्स टैक्स नहीं लेते तो अवाम को चाहिए कि अपना टैक्स खुद ही अपने आप को दे दें। ये बयान कभी नहीं देंगे वो यारा। क्यों? यार वो शदाई जरूर है, पागल नहीं है। अब आम अगर अपने आप को टैक्स दे लेंगे तो फिर वजीरों की गड्डियां कैसे चलेंगी? वो टैक्स जरूर लेंगे, बाकी चीजें आप खुद भुगत ले। अब देखना एक दो दिनों में कराची वाटर बोर्ड वाले भी बयान देंगे कि भाई जी अगर आपको साफ पानी नहीं मिलता तो आप पानी पीना छोड़ दें। आप रोजे भी तो रखते हैं ना, आप समझे कि हमने रोया लम्मा रखा हुआ। फिर आखिर वजीर कानून भी कहेगा कि अगर हमारी पुलिस डाकू नहीं पकड़ती तो अवाम खुद डाकू पकड़ ले। अवाम डाकू कैसे पकड़ ले? यार ये मछलियां पकड़ने वाली कुंडी के आगे 5-5 हजार के 2 नोट लगा के सड़क पे फेंके, खुद ही डाकू पकड़े। जी, तमाम तर कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स दही इलाकों में काम करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत पंजाब का असेंबली में एतराफ। ये देखो हुकूमत कितना जुल्म कर रही है। यह जाहिर है मलाई इलाके छोड़कर दही इलाकों में जाने का दिल किसको करता है? तंज का मास्टर हो चुका हुआ है ये। बात सच्ची किया करो, हमें फयूल नहीं लड़ पड़ते हर एक से। डॉक्टर बेचारे इसलिए नहीं जाते दही इलाकों में कि वो पिंड था के जो मरीज होते हैं ना वो दवाई लेके को 5 किलो चावल दे जाता है, कोई गन्नियों की गांठ दे जाता है। वो कहता है जी डॉक्टर साहब मैनू तो शुगर हो गई है, तुसी चुपो। कोई 5 किलो गुड़ दे जाता है, को 2 बोरियां कनक दे जाता है, को ऑपरेशन करा रहे तो वो कह देता है भाई जी फिर पुराना ट्रैक्टर मेरा रख लो। पैसे दे तो जाए ना डॉक्टर उधर। गांव के लोग पैसे नहीं देते, वो बेचारे किस लिए उधर खज्जल हो, अपनी सारी पेमेंट इकट्ठी करके ट्रक पे डाल के गल्ला मंडी वाली ब्रांच में जमा कराने जाए। डॉक्टर साहब लेट आयो, बस यार उथे रकम ही नहीं तुलन नहीं। ऊपर से कैशियर ने रटा डाल दिया, ये जो आपके लंबे नोट हैं ये काने हैं। मैं कहा यार काने नु छड़ पोने ते नहीं, उसने जमा किया, फिर बड़ा लड़ झगड़ के मैंने अपनी रकम जमा कराई है तो फिर क्लिनिक। जी, खबर है लाहौर चिड़ियाघर में नन्हे ज़ेब्रा की पैदाइश से रौनकें बढ़ गई। नौमौलूद अपनी अटकेलियों की वजह से दिलचस्पी का मौजब बना हुआ है। क्या बात है, कोई भी जानवर का बच्चा होता है ना चिड़ियाघर में तो वाकई बड़ी रौनक लग जाती है। देखने वाले भी जो है वो भी बड़ी दिलचस्पी लेना शुरू हो जाते हैं। मैं गया हूँ परसों चिड़ियाघर। अच्छा। मैंने सुना है ना जब कि याबरे के घर बच्चा हुआ, मैंने कहा चलो मुबारक दे आए, अपनी यारी दोस्ती तो है। नहीं, आपकी जुबान समझते जानवर? यार क्यों नहीं समझते, तुम समझ लेते हो तो उनको तकलीफ है।
पहुंचा ही चिड़िया घर तो चाचा रेच वही सड़ी रू, उसको कोई खुशी नहीं बाती, दांत ही गिले शुकवे शुरू हो गया मैं क्या खैर है चाचा तबीयत खराब नहीं, तबीयत की खराब हो रही है यार, और ज़ैबरियां दे घर मुंडा हो ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਟੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜੰਮੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 2 ਘੜੀ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਮਰੇ ਤੂੰ। ਆ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਲਾਖਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਲਕ ਕੱਟੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਧੋਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੈਬਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਲਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜੀ ਹੈ ਪਾਲਕ ਵਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਗਿਆ। मैं तो डायरेक्टर चिड़ियाघर नूं दरखास्त दे दी, मैं कहा डायरेक्टर साहब जेडे मुंडे जमदे ने ना उन्होंने कहो इन्हां नूं सांभो भी। ज़ैबरे दी भी मैं बेइज्जती कीती है, मैं कहा मुंडा सांभ अपना, सानू ये धारियां तूरियां ना वाहो ना, सानू कोई शौक है धारियां वाले कपड़े पाउण दा, असीं शुरू तो ही अल्लाह दी रहमत नाल काला पैंट कोट पाते। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, पहली वीडियो है, मासूम सा बच्चा है जनरेटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जाहिर है फिर मासूम बच्चा जनरेटर से छेड़छाड़ करेगा तो जनरेटर तो गुस्सा करेगा। ये देख, वाह ये देख, ये जनरेटर है या किसी बच्चे से छेड़छाड़ कर रहा है? जनरेटर ही है, शायद बच्चे वाला। वो तेरा पला है। हाय हाय हाय, बहुत दौड़ गया। देखो यार कितना मुतमईन होकर मिस्त्री बना हुआ, और जब जनरेटर चल पड़ा है मैं चुटके जाऊं। पाकिस्तानी बच्चा होता तो कभी यूं डर के ना भागता। पाकिस्तान में बच्चे हैं, उनको अपना फीडर पकड़ना आए या ना आए, यूपीएस और जनरेटर चलाना आता है। जाहिर है प्रैक्टिस बहुत हो गई है ना, फीडर से ज्यादा तो बेचारे वो जनरेटर के माथे लगते हैं। अजीजी भाई हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 ही आवाजें आती हैं, और छोटे जनरेटर चला दे और छोटे जनरेटर बंद कर दे। ठीक है, छोटे को कहते हैं मगर इतने छोटे को नहीं कहते। इतना छोटा तो बेचारा बहुत मुश्किल से 3 पहियों वाली साइकिल चलाता है। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर उसको कहते हैं चला जनरेटर। इतना छोटा तो बेचारा जनरेटर चलाएगा तो फिर जनरेटर चल पड़ेगा। अच्छा भाईजान, हमारे यहाँ एक यूथ का जो कौमी मसला है वो ये है कि ये जो हैंड फ्री हेडफोन है इसको बल पड़ जाते हैं। उसका एक बड़ा आसान सा नुस्खा है, ये देखो। अच्छा जी, ये तो बड़ी कमाल चीज है, अगर ये हल बता रहे हैं तो। ये देखो, बॉल पेन के इर्द गिर्द लपेटा उसको, फिर उसको ड्रायर से थोड़ा सा हीट अप कर दिया, ठीक है? अच्छा, और फिर उसको ठंडे पानी में डाल दिया। अब वो टेलीफोन की तार की तरह, जो पहले वक्तों में टेलीफोन की तार हुआ करती थी, स्प्रिंग की तरह वो बन जाएगी। अच्छा, ये तार ठंडी कर रहा है या चाय बना रहा है? पेंसिल उसने निकाल दिया बीच में से, अब जनाब तार हो गई है स्प्रिंग की तरह। जिन खामतों के बालना ना निकलते हो उनकी बेगमात को चाहिए कि पहले उसे ड्रायर के साथ गर्म करे, उसके बाद उसे फौरन शावर के नीचे खड़ा करे, उसके बाद आप बेचारा डींगा डींगा लगा फिर। अच्छा भाईजान, ब्रेक डांस तो आपने सुना होगा, बल्कि आप करते भी हैं शौक। हाँ। अच्छा ये तुम्हें फेस डांस दिखाऊं? दिखाओ यार, ये करो यार रेडी पीछे। मैं तुम लोगों को पहले ही कहता था ना, इस एंकर के अंदर एक गोविंदा भी छुपा हुआ है। झूठ बोलते जा रहा हूं, मैं तुम्हें वीडियो कह रहा हूं, दिखाऊं? अच्छा वीडियो है, मैंने कहा शायद खुद कदम रंजा फरमाने लगे हो डांस में। दिखाओ जरा। ये देखिए, ये देखिए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, तेरे सदके जाऊं। हाय हाय, इस डांस के साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि अगर नाक बंद हो तो ये डांस भी बंद हो जाए। नहीं यार, ये आधा तो वो आंखों से शिटक कर रहा है। वाह वाह वाह, उसने देखो कितना ई अपनी मूछें उठा के नाक पे रख ली और डांस शुरू कर दिया।
और ऊपर मथे पे जो कार्टून बनाया लग रहा है कि वो नाच रहा है। ऐसे डांसर होते हैं बेचारे जिनको को बुजुर्ग डांट के कह देता है कि यहाँ से तुमने उठना नहीं, कुर्सी पे बैठ जाओ। वो फिर बैठे बैठे ही अपना डांस का शौक पूरा करते। वाकई ये फेस डांस तो बहुत अच्छी चीज है। इससे पहले ब्रेक डांस होता था और उससे पहले त्रेक डांस होता था। त्रेक डांस? हाँ जी, त्रेक के साथ लग के तो हीरोइन डांस किया करते। अच्छा, अगली वीडियो देखो। ये क्या है जी? भाईजान कहवा सर्व करने का आसान तरीका है। अच्छा, रिमोट कंट्रोल गाड़ी पे सारे ग्लास रख दिए उन्होंने, अपनी मर्जी का उठाते जाए। और तेरे सदके जाऊं, मेरा ख्याल है इन्होंने वेटर के पैसे बचाए। रिमोट कंट्रोल वेटर ले लिया है। या तो कप वापस भी लेके आए ना फिर है। अन्य वापस भी ले आएगी गड्डी, कौन सा पेट्रोल इतना महंगा है। और गाड़ी को भी क्या पता है कि गिलास भरा हुआ है या खाली। खाली भी वो उसी तरह ही ले आएगी। कमाल तरीका है भाई जी कावा बरताने का, और एक स्टाइल भी बन गया है। इसका एक नुकसान है होटल वाले को, अगर बीच में कोई लस्सी पीने वाला गाहक आ गया तो उसको फिर 2 गड्डियां छड़नी पड़ेंगी। रास्ते में अगर कावे वाली गड्डी और लस्सी वाली गड्डी का एक्सीडेंट हो गया तो उस बेचारे का तो सारा माल मिक्स हो गया। शादा बन जाएगा वो तो। हाय हाय। इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, अगर गुजरांवाला के किसी रिहायशी को लस्सी सर्व करना पड़ गई इस ट्रैक के जरिए, उसको तो जागी देना पड़ता है ना, फिर कैसे करें? ये भी तुम तकल्लुफ से काम ले रहे हो, जग कौन सा ड्रामी रखना पड़ेगा। इसके पास लाजमन को ट्रैक्टर ट्राली भी होगी। गुजरात वालिया तो ये भी कह सकता है लस्सी रहने दो, टिक्के भेजो। क्या लफ्ज उनकी लुगत में ही नहीं है। नहीं है, रहने दो, ए भी इथे रहने दो, ए भी इथे रहने दो, अभी आ गया तो चलो रहने दो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये जो पजामा लीक हुआ है पनामा, वही यार पनामा लीक, उसको पजामा लीक कह रहे हैं सारे। शुक्र है कहते पाना नहीं कहता, 8 नंबर पाना पढ़ाओ। पानामा जीजी साहब। हाँ हाँ, वही पनामा लीक यार। दानिश्वर न बन जाया करो सारे ही। एक बात हो रही है तो उसको पहले सुनते हैं कि हो क्या रही है। यार ये जो है पनामा लीक, ये तो नून लीक को ले दे गई है। बड़ी टेंशन बन गई है 3-4 दिन में ही, हलालई हो गई है। कैसे ले देगी यार? देखो तो सही, तुम जब से ये लीक हुई है पनामा, वो सारे इकट्ठे हो गए अपोजिशन वाले रौला डाल रहे हैं, ऊपर से बेचारी नून लीक जवाब दे दे के थकन हार हुई है। कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात तुम लिख लो। हम 2 महीने बाद दोबारा इस इशू को डिस्कस करेंगे, जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इवन ये कि नून लीग की या नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे विकी लीग भी दफन हो गई थी बेचारी। नून लीग का अगर आज कोई सपोर्टर है तो इस स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद उसकी सिंपथीज नून लीग या नवाज शरीफ के लिए रत्ती बराबर भी काम नहीं होंगी। वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हादसा या सानिया पेश आ गया। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय ये है कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल गेन और पॉलिटिकल लॉस, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को कुदरत ने एक बहुत बड़ा गोल्डन किस्म का एक मौका अता किया है अपने आप को क्लियर करवाने का। बहुत सारे इल्जामात से नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में भी ये गिला किया है कि 25 साल हो गए वो करप्शन के इल्जामात की जद में है, वो और उनका खानदान और उनकी जो बिजनेस एम्पायर है। उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि ये इल्जामात किसकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार मैं ये समझता हूं कि ये इल्जाम जिसकी वो जद में आए हैं, ये उनकी सियासी जिंदगी का संगीन तरीन इल्जाम है। ये किसी टीवी एंकर ने नहीं लगाया, ये रहमान मलिक ने आयद नहीं किया उन पर इल्जाम, ये इमरान खान ने नहीं लगाया, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई घड़ा हुआ शोशा नहीं है। ये एक इंटरनेशनल स्कैंडल था जिसमें इत्तफाक से उनके नाम भी सामने आ गए। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के पास एक ये बहुत ही सुनहरा मौका है, अल्लाह ताला ने कुदरत ने उन्हें अता किया है कि वो अपने आप को इन तमाम इल्जामात से बरियो ज़िम्मा साबित करें। और मेरा ख्याल है कि उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है,
उनके अंदर इतना जिगरा भी मौजूद है कि वो ये कर दिखाएं काम। देखो ना, अगर हम इत्तेफाक फाउंड्री और उनके जो कारोबारी जितने मामलात हैं उनकी तारीख पर नजर डालें तो बहरहाल उनको ये क्रेडिट देना पड़ता है कि उन्होंने राख से बार बार अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी की है। बार बार इंतकामी कार्रवाइयां भी हुई, नेशनलाइजेशन भी हुई, हड़ताल भी हुई, पड़ताल भी हुई, लेकिन वो हर बार कामयाबी से सुरखरू हुए। तो आज जब उनको अपनी सियासी और तजारती जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है तो उनको एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अभी तक अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि उनके जो साथी हैं, उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो उनको कोई अच्छी एडवाइस नहीं दे रही। मगर वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने के लिए ये किया। तुम देखो ना कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब पर तो इल्जाम नहीं लगा, दीगर हुक्मरानों पे भी लगा है। उन सब ने किस तरह रिएक्ट किया है, किस मस्बत अंदाज में रिएक्ट किया है। मतलब तुम आइसलैंड के वजीर आजम का हाल देख लो, रशियन देख लो। दे दिया तो ऐसी कौन सी बात है, आइसलैंड के वजीर आजम ने, उसने वैसे भी गर्मियां आ रही हैं, उसने खोरी जाना था। वैसे भी अजीज साहब इल्जाम तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तिलों वाले नाम नहीं लगते, ऐसे लग रहे हैं इल्जाम, धड़ाधड़ लग रहे हैं। यही बात है ना कि धड़ाधड़ इल्जाम लग रहे हैं, तो आपको भी उसी अंदाज में उनको कन्फ्रंट करना चाहिए ना। आपने क्या किया, कौमें इस बड़े इशू से, इस स्कैंडल से कुछ हासिल कर रही हैं, हमने क्या हासिल किया है? मतलब आप किसी पे इल्जाम लगा देते हैं, आप कहते हैं यार तुम्हारे चचा ने कत्ल किया था, आप कह देते हैं कि जनाब तुम्हारे ताया के माथे पर तिल था। ओ खुदा के बंदे, आप पर इल्जाम है, आप शौकत खान को लेके बैठ गए, कौमें उससे हासिल कर रही हैं, आप इस मुल्क के सबसे बड़ा जो रिफाई इदारा है उसके लत्ते लेने शुरू कर दिए, आप उसके दर पे हो गए, आपने उस पर दूसरी दफा लश्करकशी शुरू कर दी है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना बात करने का। तुम देखो कि दुनिया के किसी मुल्क में जिसके हुक्मरानों पर इस हवाले से इल्जाम लगाए, उसने इल्जाम का दिफा करने की बजाय ये कहा कि जी अपोजिशन लीडर भी तो ऐसे करता है। नहीं, ये तो कुछ इल्जाम के जवाब में जवाबी इल्जाम, ये तो कोई वजाहत नहीं है ना। आपको इल्जाम लगा है तो उसका जवाब देना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जिस अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अपनी तस्दीक महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है कि जैसे ये सारे जो बैठे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये लोग समझते हैं कि 20 करोड़ आवाम नहीं है, ये कोई टींडे हैं, कद्दू हैं, गोभियां हैं। खुदा के लिए आप इस बात को समझने की कोशिश करें, आपको अपने लबो लहजे में संजीदगी पैदा करनी चाहिए। मैं माफी चाहता हूं, आपने ये जो अवाम ने टींडे, कद्दू, गोभियां कहा है, उसमें अगर आप बताऊं भी कह दें तो गौरी भी खुश हो जाए। माय गॉड, जेलसी जेलसी जेलसी। जेलसी किस बात की? बताऊं कि कौन सा संतोष कुमार से शक्ल मिलती है? मैं कहना ये चाह रहा था असल में कि वो सारे जो जज्बाती हो के उल्टी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, उनको एकदम गुस्सा चढ़ गया ना कि भाई हमारे वजीर आज़म पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। हाँ, वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, लेकिन लग गया ना। जज्बाती तो वो ऐसे हुए आज शहबाज शरीफ साहब ने माइक छोड़ के उधर जाके मुक्के मारे। उधर शुक्र है कोई तगड़ा बंदा नहीं था बैठा हुआ, नहीं तो वो कह देता कि भाई जी अपने माइक ते जाके गर्मी कड्डो, साडा में यही कद नहीं पनन। पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में इसी तरह मुक्के मारे जा रहे हैं, एक तहलका मचा हुआ है, और हमारे वजीर इत्तलात आगे फरमा रहे हैं कि कोई बात नहीं है, कोई स्कैंडल ही नहीं है, ये तो हमारा मौक़िफ़ सच साबित हो गया है, पूरी दुनिया में अमन है, पाकिस्तान में भी कोई मामला दरपेश नहीं है। ओ बाबा, पूरी दुनिया में जो शोर मचा हुआ है, जो तहलका मचा हुआ है, वो कोई वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल नहीं हो रहा। आप एक हुक्मरान उसकी जद में आए हैं संगीन तरीन इल्जाम की, और लोग अपने अपने तई उसकी वजाहत करने में लगे हुए हैं। प्रोफेशनल किस्म के इन ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं, कमीशंस बनाए जा रहे हैं। आप सुनने, मैं तो कहता हूं नवाज शरीफ साहब को एक कदम आगे बढ़ के एक नहीं 3 कमीशन बनाने चाहिए थे, वंस एंड फॉर ऑल। अपने आप को क्लियर कर लेना चाहिए था, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा लेना चाहिए था। मगर इसके साथ ये भी तो देखना चाहिए ना कि मुल्क हमारा तरक्की की राह पे चढ़ा हुआ है, ये वाकई कोई साजिश ही ना हो हमारे खिलाफ। किसकी साजिश यार, किसकी साजिश? यार गोरियों की और किसकी जो करते हैं हमारे खिलाफ साजिश। गोरों की साजिश, गोरे खुद फंसे हुए। यूरोप के कितने मुल्क तहकीकात करवा रहे हैं? नहीं तो कल पाकिस्तान की अगर वो करते तो फिर तो खुल के सामने आ जाए। अगर पाकिस्तान की करते, यूरोप खुद फंसा हुआ है, सारे मुल्क बनाते हैं तो ये गोल करके बनाते। मुझे ज्यादा अफसोस हुसैन नवाज शरीफ के इस बयान पे हुआ जब एक एंकर ने उनसे पूछा कि आप अपनी वेल्थ का सोर्स क्या ट्रेल बताएंगे। उन्होंने फौरन फतवा सादर कर दिया कि जनाब ये तो अनएथिकल है, ये पूछना ही। हजूरे वाला, ये अनएथिकल
एथिकल नहीं है, इट इज द मोस्ट एथिकल क्वेश्चन। आप वजीर आजम के बेटे हैं, 20 करोड़ आबादी वाले मुल्क के वजीर आजम के बेटे हैं, आप तो टूथपेस्ट भी खरीदे तो आपको उसका सोर्स बताना चाहिए, क्योंकि आपने कौम को कायल करना है। ये 2 दिन बाद आप टैक्स डे मना रहे हैं, आपने कौम को लेक्चर देना है टैक्स पे, आपको खुद लीडिंग बाय द फ्रंट करना चाहिए। यार वो नॉन पॉलिटिकल बच्चा है, उसको क्या पता है सियासत का। तुम्हारा अब लड़का जो है वो इस तरह बोल सकता है जिस तरह तुम बोल रहे हो ऐसे। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पनामा लीक्स ने पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक तहलका मचा रखा है। इन हालात में पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जुमान परवेज रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, यह कैसे मुमकिन है? अगर मेरे सारे सहाफी भाई बैठ गए हैं तो शुरू करूं? जी बिस्मिल्लाह। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, जरा सी ठेस पहुंचेगी कि शीशा टूट जाएगा। पांजे बहुत दुखी होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। कल भी आओगे तो यही से शुरू होगा। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है जज साहब। कि इंसाफ की बात करने वाले खुद इंसाफ के मतलाशी हो गए, और तहरीक इंसाफ जिसके नाम के साथ इंसाफ लगता है वो इंसाफ के कातिल बन गए जज साहब। रशीद साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जुनैद, मैं सख्ते में हूं। रशीद साहब, सख्ते में जाने वाली क्या बात है? हिम्मत और हौसले के साथ जवाब दे। क्या जवाब दो इनको जुनैद साहब? ये जवाब लेने नहीं आए, ये चेजा लेने आए हैं, चेजा। सर हम चेजा वेजा लेने नहीं आए, आपसे यकीनन सवाल ही करने आए हैं। प्लीज आप अदाकार मोहम्मद अली ना बने, प्लीज सवालों के जवाब दीजिए। क्या पूछना है आपने? सर वो जो असल में आपने सवाल करना चाहते हैं। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। ऑफ शोर ना कीजिए, मेरा मतलब है कि शोर ना कीजिए। जी आप पूछिए, क्या पूछना है? सर मेरा नाम इकबाल प्रेमी है, मैं रोजनामा पनामा से हूँ। जुनैद साहब, मैंने आपसे कहा है कि ये चेजा लेने आए, बल्कि ये तो नेजा लेके आए। रोजनामा पनामा है सर। पिछली दफा तो आप रोजनामा चुपचाप से थे। सर जितना बड़ा स्कैंडल है, अब रोजनामा चुपचाप तो नहीं रहेगा सर। जे 4 दिन चुपचाप रहे थे, ताड़ा भी टाइम लंघ जाएगा ते साडा भी। जी तुसी हुकूमत करना है, कोई टाइम लगाना आए हो? इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह टाइम लगाना ही है। परवेज रशीद साहब, ये हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कीनिया से स्पेशली इस स्कैंडल को कवर करने के लिए आए। ये गल बाहर भी निकल गई है। देखें जरा लोग कहां कहां से चेजा लेने आए। जी क्या नाम है आपका? माइकल जॉनसन है ये। अच्छा अच्छा, हम आपको यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं। आपने बताया नहीं कि उर्दू नहीं आती मुझे। ये जी गल करन दे हैं फारसी च करन दे, जी बोली हो ना इनू ही उर्दू कहेंगे। सर प्लीज मौजू की तरफ आएं, इन ऑफशोर कंपनीज का कच्चा चिट्ठा तो बताएं। ये एक आलमी साजिश है जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने के लिए की गई है, मगर मैं सिर्फ यहाँ पे इतना पूछना चाहता हूँ, ये इमरान खान साहब जो शोर मचा रहे हैं और उनका कद भी इतना लंबा है कि शोर ज्यादा पड़ता है, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आप हमारी ऑफशोर कंपनियों की बात करते हैं, आपने तो एक एनजीओ के फंड्स ऑफशोर कंपनियों को बिजनेस के लिए दे दिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? और ये इमरान खान साहब जो ऑफशोर के मुतालिक शोर मचा रहे हैं और उनका कद भी इतना लंबा है कि शोर ज्यादा होता है, इनसे कोई नहीं पूछता कि आपने एक एनजीओ के फंड्स क्यों ऑफशोर कंपनियों को बिजनेस के लिए दे दिए। आप सहाफी हजरात भी उनसे कोई सवाल नहीं करते। ये जो बैठे हुए हैं रोजनामा
पानामा के रिपोर्टर, ये जो दूर से बाकरखानियां रखने वाला कनस्तर लग रहा है। परवेज साहब, जी जी मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे कनस्तर में से बाकरखानी निकालें तो उसमें से मट्टी के तेल की बू भी आती है। परवेज साहब की आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं ज्यादती नहीं कर रहा जुनैद साहब, ये कनस्तर ज्यादती कर रहा है। और ऐसे साहबियों को जवाब देने के लिए अब हमने दानियाल अजीज की ड्यूटी लगाई। सर ये आलमी साजिश आप इसे क्यों कह रहे हैं? ये तो एक इंटरनेशनल स्कैंडल है। आलमी को इंग्लिश में इंटरनेशनल ही कहते हैं। और क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल में नहीं आता? आप तो मुझे हंसाने वाली बातें कर रही हैं। शुक्र है मूड सही हुआ आपका, शुक्र है। हंसा मैं इसलिए हूं भाई साहब कि जो दिन नहीं ना रहे तो जाते भी नहीं। ये सानू पता है जिन्नी देर तक असी नहीं ना जाते ये दिन भी नहीं जाते। चूंकि हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं बाती, वो तो हमारे पीछे पड़े रहेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान की तरक्की का साथ दें, आप ये इंटरनेशनल साजिशों का साथ ना दें। अच्छा सर, आप ये बता सकते हैं कि आलमी साजिश आपके खिलाफ कौन कर रहा है? ये तू तो कहंदा से मैंने उर्दू नहीं आती। अल्लाह जानता जो हुणे सीखी जाए। अल्लाह जानता है, इन्हें तो पंजाबी भी सीख ली है। क्या नाम था आपका? की रखा जी, दसो जी। ये ना तेरा इन्ना रखे है, तेरी अम्मी है। मेरे पीछे पै गए, होर भी बैठे हैं। वो कीनिया तो नहीं ना आए। सर आपके कहने का मतलब है ये सारा स्कैंडल झूठ है? झूठ? ये झूठ नहीं है। लिखे दो टोक लफ्जों में कह रहा हूं कि ये झूठ नहीं है। ये जो पनामा स्कैंडल है ये झूठ नहीं है, ये सफेद झूठ है। सफेद झूठ। आप मेरा ख्याल है सफेद तो नहीं लिख सकते। को लिखावांगा जी। ये सारा काम मेरे को नहीं कराना है, ते अपनी थां ते इनू ही लुआ छड़। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरीन, दुनिया के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं मगर एक मसला हल होता हुआ नजर नहीं आता, वो है सास बहू की लड़ाई का मसला। चूंकि दोनों तरफ ही शिकायतों के शिकवों के अंबार लगे हुए हैं, उनमें से चंद खास खास शिकवे पेश कर रहे हैं। अल्लाह रखा तेज मिठे वाला कवाल और उसके असातिया। बड़ी मुश्किल सुलह कराई, बड़ी मुश्किल सुलह कराई के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। बड़ी मुश्किल सुलह कराई, बड़ी मुश्किल सुलह कराई के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। बड़ी मुश्किल सुलह कराई, बड़ी मुश्किल सुलह कराई के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। इस झगड़े में सास क्या कहती है? कितनी मासूम थी ब्याह से पहले, अम्मी अम्मी कहती निकाह से पहले। अब मेरे साथ खामखा लगाया बैर, 24 घंटे लगने लगी मैं इसे जहर। मुझे देख के शक्लें बनाए, कभी मुंह कभी नाक चढ़ाए के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। बड़ी मुश्किल सुलह कराई, बड़ी मुश्किल सुलह कराई के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। बहू के भी शिकवे जनाब सुन लो, सास की बुराइयां में हिसाब सुन लो। सास है कि पूरी ये हलाकू खान है, छोड़ती ही नहीं ये हमारी जान है। हर बात में टांग अड़ाए, मियां बीवी में झगड़ा कराए के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। बड़ी मुश्किल सुलह कराई, बड़ी मुश्किल सुलह कराई के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। अब सास क्या कहती है?
इंतजार जरा भी नहीं ये करती, 12-1 बजे तो है सो के उठती। उठते ही माँ को लगे फोन करने, काल पे मियाँ के लगे कान भरने। कुछ कह दो तो टसवे बहाए, एक एक की 4 लगाए के सास बहू फिर से लड़ पड़ी, बड़ी मुश्किल सुलह कराई, बड़ी मुश्किल सुलह कराई के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। अब बहू क्या कहती है, जिस दिन से ब्याह के आई हूँ यहाँ, देख रही इनकी ड्रामेबाजियाँ। बेटे को बनाया हुआ छुन्ना काका है, गोटे साथ अपने बिठा के रखा है। कब्जा किए बैठी पूरा, बस फीडर देना ही बच्चिया के सास बहू फिर से लड़ पड़ी, बड़ी मुश्किल सुलह कराई, बड़ी मुश्किल सुलह कराई के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। सास क्या कहती है, घर के मैं बेटे दावे आए खटिया, आते साथ ने मेरा पत्ता कटिया। सारा दिन अच्छी बड़ी बैठी रहती है, शामी मथे उते पट्टी बांध लेती है। ऐसी है चला को मासी, करूं कैसे जान खलासी के सास बहू फिर से लड़ पड़ी, बड़ी मुश्किल सुलह कराई, बड़ी मुश्किल सुलह कराई के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। हाय बहू का भी रोना सुने, शहर का बना ले जो प्लान, कभी हम रोक ले बीमारी का बहाना करके। तभी हो खराब इसकी तबीयतें, रंग में ये भंग डाले जी भर के। या बोले के मैं भी हूँ आती, चल पड़ती है चप्पलें घसाती के सास बहू फिर से लड़ पड़ी, बड़ी मुश्किल सुलह कराई, बड़ी मुश्किल सुलह कराई के सास बहू फिर से लड़ पड़ी। अब सास क्या कहती है, कैसा है नसीब ने किया ये हाथ ही, लिखा था बुरा ये होना मेरे साथ ही। बहू थी मैं जब मिली सास ही बुरी, सास बनी तो बुरी है बहू टकरी। मुझ पे जादू चलवाया, कोई काला इल्म कराया के सास बहू फिर से लड़ पड़ी,